पहाड़ों पर नमक बोती औरतें। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें बहुत सुबह निकल जाती है अपने घरों से। होती है तब उनके हाथों में दराती और रस्सी, चूख के बड़े बड़े दाने, सिलबट्टे में पीसा गया महकदार नमक। छोड़ आती है वे बच्चों के आंखों के भीतर सबसे मीठी कोई चीज, लेकिन नहीं होती वे पर्वतारोही। दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ उनके जीवन में। हर दिन पहाड़ों को पाना होता है उनसे पार। उनके पास होता है तेज चटपटा नमक, वो गुड़ भी, जिसे खरचती है वे मोतियों की तरह किसी धार पर, ढलान से उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए। इस तरह होती है उनकी अपनी जगहें जंगलों के बीच भी, जहां वे जोर से हंसती है, दरातियों की नोक से जमीन को कुरेदते हुए। बहुत सारा नमक बो आती हैं वे पहाड़ों पर। उगता है उनका नमक अपनी ही बरसातों में, अपनी ही एकांत में, अपनी ही काया में, अपनी ही ठसक में। वे बैठ जाती है तब किसी धार की नोक में टिके पत्थर पर। छमछट दिखता है जहां से नदी का किनारा। दूर घाटी में पसरती नदी की तरह महसूस करती हैं तब वे खुद को। उनके गादे से झांकती है हरी पत्तियां बांझ की, एकटक अपने तनों से मुक्त न्योली गाते हुए। करती है वे संबोधित अपनी ही भाषा में, अपने ही अनघड़ शब्दों में पहाड़ को। वे गढ़ती है चीर, फिर गिरती हैं और बुग्यालों में पसर जाती है। उनकी दराती तब घास बनकर उगती है, चारों ओर हरी। उनका यह महकदार नमक सींचता नहीं बल्कि बिखर जाता है। वे फिर से काट लाती है हरापन घरों के भीतर, और बो आती है नमक फिर से पहाड़ों पर। नमक बोती हुई औरतें थकती नहीं, या कि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया है। वे होती है एक शिकारी चिड़िया की तरह, जो खदेड़ देती है अंगुली वाले चीलों को अपने घोंसलों से। उनकी रातें भी होती है अपने परदेश गए पतियों के लिए नहीं, बल्कि अपने दुखों को साझा करने वे रातों को चल पड़ती है, मीलों दूर जत्थों में चांचरी गाने। वे बहुत सातिर छापा मारों की तरह कर देती है तब, रात को गोल घेरे में बंद। वे हाथों में हाथ लेकर बना लेती है चक्रव्यूह, जहां घुस नहीं पाती उदासी। तब फाटक पर टंगी बोतल बत्ती धधकती है, बांझ के गिल्टे लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में। उनके गीतों की हवा पाकर तब धूल उठती है और जमीन निखर जाती है। वह अपने पतियों के बिना भी रहती है खुश। पति उनके लिए केवल होते हैं पति, या फिर फौजी कैंटीन के सस्ते सामान की तरह। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें अपने परदेश जाते पतियों को पहुंचाने धार तक आती है हमेशा, फिर लौट जाती है धार के उस तरफ, घास से भरे हरे टोके लेकर, या पानी की गगरी कांख में दबाए। क्योंकि वे जानती है लौट आते हैं परदेश गए लोग अपनी जमीनों को एक दिन, इसलिए वे बसंत का स्वागत करती है, दरवाजे पर फूल रखती है। बसंत पंचमी को वे जाती है जंगल, दे देती है अपनी सारी टीस हिलास को। अपने विरह को भूल जाती है घुघुती की साखी से निकलती घूर घूर की आवाज में। अपने रंग में रंग देती है जंगलों को, तब बुरूज खिलता है लाल, काफल में भर जाता है रस। पहाड़ पर नमक बोती औरतें महकदार नमक लिए चलती है हमेशा। पहाड़ों पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वे खुद होती है महान प्रेमिकाएं। अपने देशाटन गए पतियों से वे करती आई हैं विद्रोह, और घुमक्कड़ों के साथ भागने के उनके किस्से अब तक जिंदा है पहाड़ों पर। वे भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती हैं भोट से, कत्यूर राजाओं के दरबारों तलक अपने प्रेम को व्यक्त करने। राजाओं के दरबारों से सुरक्षित निकल भी जाती है अपने जंगलों को। उन्हें पाने के लिए राजा खोते आए हैं अपनी सेनाएं। अपनी ओर उठती जमींदारों की आंखें फोड़कर भाग आती है वे अपने प्रेमियों के पास अक्सर। वे खोज देती है बागनाथ की मूर्ति की आंखें, भगवानों के घूरने की आदत से परेशान होकर। वे नदियों को दे देती हैं सोने के सिक्के दान।
वे नदियों को दे देती हैं सोने के सिक्के दान, कहती है बहती रहना, पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस पिस कर। तब जब वह बन जाएंगे मिट्टी, हम बो देंगी उन पर नमक। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें होती है इजाएं, उनके बच्चे खेलते हैं मिट्टी में और खा भी लेते हैं। वे मिट्टी का स्वाद जानते हैं, उनकी नाक बहती है, बहती हुई नाक का नमकीनपन उन्होंने चखा है। ईजा के वक्ष से लगते हुए यह प्रमाणित हो जाता है खुद ब खुद, पसीने से कुछ भी अलग नहीं होता ईजा के वक्ष का स्वाद, जो होंठों पे चिपका रहता है उनके जवान हो जाने पर भी। जवान होने से पहले वह पहाड़ों पर खेलते हैं फिसलने वाला खेल। फिसलते हुए फट जाती है उनकी पैंट पिछवाड़े से, स्कूल की खाकी पैंट के पीछे हो जाते हैं अनगिनत छेद, जिसे वह आजीवन सीते रहते हैं। फिर इजाओं से अलग होकर वे पहाड़ों पर जाते हैं गाय चराने, तब रिबड़ाते हैं बैलों को और जला देते हैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर खतड़वा। उनकी माएं तब उनके लिए पकाती है रोटी और पीसती है नमक। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें जब कभी पहाड़ों से घास के टोकों के साथ गिरती है छमछट ढलानों पर, लुढ़कते हुए नदी के पास पहुंच जाती हैं या एक नदी हो जाती हैं, तब बदल दिया जाता है उस धार का नाम उनकी शहादत पर। पिताओं और पतियों के घर से दूर इस जंगल में वे याद की जाती हमेशा घसैरनों द्वारा। तब शाम को पीला घाम केवल उनके लिए ही पसरता है पहाड़ों पर, ताकि सूख सके मासिक धर्म में पहनी गई उनकी धोती। इसी धूप में नहाती है वे गाढ़ खोलों में, बैठ जाती है गाढ़ के सबसे ऊंचे टीले में। यही धूप मिलती है बलसुतिया सैनी को सूरज की ओर से। पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को अपने सच्चे हकदारों के लिए। उस वक्त घरों पर बैठी पहाड़ पर नमक बोने वाली औरतें पहाड़ों से गिरी हुई शहीद औरतों को याद करती हुई अपने बच्चों को बताती है कि किस तरह पसरता होगा पीला घाम पहाड़ों पर, कि क्यों आता है पीला घाम पहाड़ों पर सांझ को ही, कैसे पड़ा होगा नाम इस दुनिया में जगहों का, पेड़ों का, चिड़ियों का और यहाँ तक कि प्योली के फूल का भी। और इस तरह बताती हैं अपने इतिहास और अपनी लड़ाइयों में वे राजधानी से दूर किस तरह होती है शामिल, किस तरह होती है शहीद, किस तरह करती है गर्व, किस तरह उगती है ढलानों पर, किस तरह भींच लेती है जमीनों को अपनी जड़ों से। बच्चे सुनते हैं और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद अभिमन्यु घिर जाता है चक्रव्यूह में। ज्यों ही जवान एकलव्य निकलता है अपने कबीले से बाहर, काट दिया जाता है उसका अंगूठा। तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं गांडीव धनुष के साथ, जबकि पहाड़ पर नमक बोती औरतें मर के भी नहीं छोड़ती अपनी जगहें। वे घट्ट वाली गाड़, जंगल वाली धार, नौले वाले खोले में रहती है मौजूद हमेशा। उनके हिस्से का नमक, उनके हिस्से का टीका, उनके हिस्से के कपड़े, उनके हिस्से की दरातियां और उनके हिस्से का दर्पण आज भी चढ़ाता है जगरिया, कहीं किसी धार पर डर के मारे। मर के भी नहीं छोड़ती वे अपने संगियों को, हर दुख में उन्हें देती है लड़ने का हौसला। पहाड़ पर नमक बोते रहने की जिम्मेदारी से कराती रहती है अवगत। वे सपनों में फटी धोती पहनकर चली आती हैं, मांगती है चोख, मांगती है नमक महकदार, बुलाती है जंगलों में अपनी सहेलियों को, धार पर बैठकर सुनाने को कहती है न्यौली। औरतें जाती है जंगल और फिर वो आती है नमक पहाड़ों पर।